हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं डी फार्म फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री और ये इसका फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक बात यहाँ पे ज़रूर बता दूँ कि जो भी सब्जेक्ट आप पढ़िए पहले उसका सिलेबस ज़रूर देख लीजिए, इसलिए कि ये इसका फर्स्ट चैप्टर है इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है ना। बिना सिलेबस देखे आप बिल्कुल भी पढ़ाई ना करिए और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़िए। तो पहले हम लोग सिलेबस देखते हैं। तो आपका जो पहला चैप्टर है उसमें आपका सिलेबस है इंट्रोडक्शन टू फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, ठीक है। इसमें आपको क्या पढ़ना है, स्कोप पढ़ना है और ऑब्जेक्टिव्स पढ़ना है। और मैं जो आपको पढ़ाने वाला हूँ वो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ाऊँगा, उसके बाहर जाके बहुत सारी इधर उधर की चीज़ें पढ़ा के आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। हाँ, कॉन्सेप्ट समझाने के लिए अगर कुछ ज़रूरी हुआ तो वो आपको ज़रूर पढ़ाऊँगा, ठीक है ना। लेकिन वो सारी चीज़ें आपको नोट्स में नहीं प्रोवाइड करूँगा। दूसरा, आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं सोर्स एंड टाइप्स ऑफ एरर्स, और इसमें आपको पढ़ना एक्यूरेसी, प्रिसीजन और सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो ये सारी चीज़ें आज हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन टू फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। तो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री जो आपका सब्जेक्ट है आप पढ़ने जा रहे हैं, तो क्या होता है ये और इसमें किन चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ाई करते हैं उसी के बारे में पहले समझते हैं। तो पहले ना आप ये जो टर्म है इसको समझ लीजिए, आपको पूरा कॉन्सेप्ट यहीं से समझ में आ जाएगा अगर बाकी चीज़ें आपको याद न रहें। फार्मास्यूटिकल मतलब होता है दवा, ठीक है ना। फार्मास्यूटिकल मतलब दवा और केमिस्ट्री मतलब केमिकल रिएक्शन। अब फार्मास्यूटिकल के अंदर वो तमाम दवाएं आ जाएंगी और वो तमाम चीज़ें आ जाएंगी जो दवा बनाने के लिए यूज़ होती हैं। दवा बनाने में क्या क्या स्टेप्स आते हैं, दवा कैसे बनती है, कौन से केमिकल रिएक्शन होते हैं, वो सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाएंगी, ठीक है ना। दवा और उसका केमिकल रिएक्शन या उसकी केमिस्ट्री, ठीक है ना। या इसमें आप केमिस्ट्री का मतलब केमिकल्स भी कह सकते हैं। तो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री जो सब्जेक्ट है तो इसमें आप क्या पढ़ते हैं, तो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री इज़ ए ब्रांच ऑफ साइंस, या आप ये भी कह सकते हैं कि फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री एक ऐसी केमिस्ट्री है या एक ऐसा सब्जेक्ट है, ठीक है ना। आप कोई सा भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री इज़ ए सब्जेक्ट इन विच वी स्टडी अबाउट द डिज़ाइन, सिंथेसिस, एनालिसिस एंड फॉर्मुलेशन ऑफ ड्रग, ठीक है ना। इतना आपको याद होना चाहिए कि इस सब्जेक्ट के अंदर हम लोग क्या पढ़ते हैं, अबाउट डिज़ाइन, सिंथेसिस, एनालिसिस एंड फॉर्मुलेशन ऑफ ड्रग। अब हर एक को अलग अलग से समझ लेते हैं। तो डिज़ाइनिंग ऑफ ड्रग का मतलब क्या होता है, दवा बनाना। लेकिन ये जो दवा आप बनाते हैं ये फिजिकली नहीं बनाते हैं बल्कि अपने दिमाग में बनाते हैं, सिर्फ कॉपी पे किताब में लिख के बनाते हैं। अभी उसका क्या कोई मतलब एग्जिस्टेंस नहीं है, समझ रहे हैं ना। जैसे कि आप समझिए कि आपको मतलब क्या कहते हैं खाना बनाना है, सपोज दैट आपको रोटी बनानी है, तो आपने अपने दिमाग में अभी सिर्फ सोचा कि मैं कैसे कैसे करूंगा। तो पहले आपने सोचा कि मैं आटा निकालूंगा, आटो को निकाल के बर्तन में रखूंगा, उसमें पानी डालूंगा, उसको गूंदूंगा, ठीक है ना। फिर उसको क्या बहुत अच्छे से मिलाना गूंदना है। उसके बाद फिर क्या आप उससे क्या कहते हैं गोल गोल सी क्या बोलते हैं उसको, लोई बोलते हैं क्या बोलते हैं, वो बनाएंगे। फिर उसके बाद उसको बेलेंगे, फिर उसको पकाएंगे। ये सारे काम सिर्फ अभी आपके दिमाग में आप कर नहीं रहे हैं, समझ रहे हैं ना। तो वो होता है डिजाइन। आप रोटी को क्या कर रहे हैं, डिजाइन कर रहे हैं अभी कि कैसे कैसे क्या क्या स्टेप्स फॉलो करके मैं रोटी बनाऊंगा, वो होता है डिजाइन। इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को डिजाइन में और सिंथेसिस में। यही आपने जो डिजाइन बना लिया अपने दिमाग में, अब उसको जाके आप किचन के अंदर या आप दवा बना रहे हैं तो लेबोरेटरी के अंदर जाके बाकायदा वो केमिकल्स ले रहे हैं, वो सारे स्टेप्स फिजिकली कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना। अब जब रोटी बनाने जाएंगे तो आप क्या कर रहे हैं, अब आटा निकाल रहे हैं, ठीक है ना। आटा के अंदर पानी डाल रहे हैं, फिर उसको गूंद रहे हैं, फिर उसके गोल गोल से लोइयां बना रहे हैं, फिर उसको बेल रहे हैं, पका रहे हैं। तो ये सारे काम अब फिजिकली जब कर रहे हैं, एक्चुअल प्रैक्टिकली कर रहे हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं सिंथेसिस। समझ रहे हैं, इन दोनों का फर्क समझ में आ गया। एनालिसिस तो आप जानते होंगे कि बहुत सारे आप उसमें चेकअप वगैरह करते हैं कि इसमें कोई क्या कहते हैं इम्प्योरिटी तो नहीं है, हम जैसा केमिकल चाह रहे थे वैसा ही केमिकल है या नहीं है। ये एनालिसिस आगे आप पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। अलग अलग तरीके से टाइट्रेशन वगैरह करते हैं हम लोग, इम्प्योरिटीज को चेक करते हैं, ठीक है ना। लिमिट टेस्ट वगैरह करते हैं। तो जो भी तरीके का मतलब चेकअप हो रहा है, ठीक है ना, वो क्या है तरीके का एनालिसिस है। और फॉर्मुलेशन मतलब अब आपने एक दवा का पूरा तरीका सीख लिया, अब उसको बड़े पैमाने पे क्या हुआ दवा बन रही है तो वो हो जाता है दवा का फॉर्मुलेशन, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम लोग इसके अंदर पढ़ते हैं इन फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के अंदर। लेकिन हो सकता है कि आपके डी फार्म के अंदर ये सारी चीजें ना पढ़ाई जाएं, समझ रहे हैं ना।
जैसे कि मान लीजिए आपका ये सब्जेक्ट है, हो सकता है यहाँ पे फर्स्ट ईयर में आपको ये सारी चीज़ें ना पढ़ाई जाए, सेकेंड ईयर में भी ना पढ़ाई जाए, लेकिन इस सब्जेक्ट के अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं। जब आप बी फार्म करेंगे, बी फार्म करने के बाद एम फार्म करेंगे, पीएचडी करेंगे केमिस्ट्री से, तो आपको सारी चीज़ें सब पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है ना। तो ये जो मैंने बताया फ़र्क आपको डिज़ाइन का और सिंथेसिस का, वही लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना। ये सारी इसमें लिखा हुआ, आप इसको पढ़ लीजिएगा एक बार। अब उसके बाद क्या कहते हैं, जो ये फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है उसमें ये सारी चीज़ें तो आती हैं, इसके अलावा इट आल्सो इन्वॉल्व्स द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल। इसमें हम लोग ना जो अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं उनकी क्या केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो भी हम लोग फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है। और दूसरे उनके थेरापेटिक इफेक्ट क्या हैं, यानी ये कि वो बीमारियों को ठीक करने के लिए उनका क्या मतलब महत्व है, ठीक है ना। थेरापेटिक इफेक्ट मतलब बीमारियों को ठीक करने के लिए उनका क्या इफेक्ट पड़ता है। हम दवा खा रहे हैं कोई भी, तो वो किस बीमारी को जाकर ठीक करेगी, किस हद तक ठीक करेगी, उसको बोलते हैं थेरापेटिक इफेक्ट, ठीक है ना। तो थेरापेटिक इफेक्ट उसका पढ़ते हैं हम लोग। इट ऑल्सो इन्वॉल्व्स फार्मेकोकाइनेटिक एंड फार्मेकोडायनेमिक्स। और ये क्या है, ये फार्मेकोकाइनेटिक और फार्मेकोडायनेमिक को भी क्या है, इन्वॉल्व करता है। अब ये ना एक बहुत बड़ा समझिए एक वास्ट क्या है सब्जेक्ट है, ये सिर्फ इतना ही, फार्मेकोकाइनेटिक और फार्मेकोडायनेमिक। आप सिर्फ इतना समझिए कि फार्मेकोकाइनेटिक क्या होता है कि हम लोग जब दवा खाते हैं तो बॉडी का हमारे दवा के अगेंस्ट, जो भी हमने दवा खाई तो अब बॉडी के अंदर क्या क्या प्रोसेस हो रहे हैं, क्या चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है ना। तो वो होता है कि मतलब फार्मेकोकाइनेटिक, हमने दवा खाई तो अब क्या होगा, दवा क्या होती है, टूट रही है, ठीक है ना। दवा क्या हो रही है, टूट रही है, उसके बाद वो डिजोल्व हो रही है, फिर वो एब्जॉर्ब हो रही है, ब्लड सर्कुलेशन में पहुंच रही है, फिर अपने क्या कहते हैं जहाँ पे उसको काम करना है अपने रिसेप्टर से जाके बाइंड कर रही है। तो ये सारे जो प्रोसेस है ना, इसको बोलते हैं फार्मेकोकाइनेटिक। ये बहुत डिटेल है, आप सेकेंड ईयर में पढ़िएगा। और उसके बाद होता है फार्मेकोडायनेमिक, यानी दवा अब हमारी बॉडी के साथ क्या कर रही है। अब तक तो बॉडी हमारे क्या कर रही थी, दवा के साथ काम कर रही थी, ठीक है ना। इसलिए इसको शॉर्ट में बोल देते हैं कि व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग। हमारी बॉडी दवा के साथ क्या कर रही थी, उसको तोड़ रही थी, मिला रही थी, उसको एब्जॉर्ब कर रही थी, ब्लड में ले आ रही थी, पूरे बॉडी में फैला रही थी, ठीक। अब दवा जब फैल गई, अब वो क्या करती है, तो अपना इफेक्ट शो करती है। वो कहीं पे जाके बीमारी को क्या मतलब किसी बॉडी के किसी फंक्शन को, कभी कभी ऐसा होता है कि बॉडी के किसी फंक्शन को घटा देती है, बॉडी के किसी फंक्शन को बढ़ा देती है। हार्ट रेट कम है तो हार्ट रेट को बढ़ा रही है, हार्ट रेट बढ़ा हुआ उसको कम कर रही है। शुगर का लेवल बढ़ा हुआ है तो कभी उसको घटा रही है, घटा हुआ तो उसको बढ़ा रही है। तो अलग अलग तरीकों से दवा क्या है, फिर अपना इफेक्ट जो शो करती है वो होता है फार्मेकोडायनेमिक। और इसमें बहुत डिटेल है, वो आगे हम लोग सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे, ठीक है। इतना आपके लिए काफ़ी है। अब इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या है, आपको फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री क्यों पढ़ाया जा रहा है। तो कई सारी चीज़ें तो आपको डेफिनेशन से और इंट्रोडक्शन से ही समझ में आ गया होगा कि दवा बनाना, समझ में आ रही बात, उसका कहते हैं डिज़ाइन करना, सिंथेसिस करना, एनालिसिस करना, ये सारी चीज़ें आपको आ जाएं। इसीलिए फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री आपको पढ़ाई जा रही है। और भी क्या फंक्शन, और भी क्या चीज़ें हैं, तो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री इज टॉट तो समझ रहे होंगे, पढ़ाई जाती है टू प्रोवाइड वेरियस टाइप ऑफ नॉलेज, अलग अलग टाइप के बहुत सारे नॉलेज प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है ना। उनमें से कुछ यहाँ पे हमने दे रखे हैं जो आप आसानी से याद कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्या है, एक्सट्रैक्शन, आइसोलेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड प्यूरिफिकेशन। घबराना नहीं है आपको, इन सब टर्म से बहुत आसान है। एक्सट्रैक्शन मतलब ये कि कोई प्लांट है, ठीक है, मुझे प्लांट बनाना इतना अच्छे से नहीं आता है, ठीक है ना। अब इसमें से आपको कोई मतलब एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट निकालना है। मान लीजिए चाय की पत्ती है, उसमें से आपको कैफीन निकालना है, तो वो जो निकालने का प्रोसेस होता है ना, उसको बोलते हैं एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्ट मतलब निकाल के अलग कर देना। अब आपको एक्सट्रैक्शन करना था तो आपने इसको क्या है, छोटी छोटी पत्ती, इसके टुकड़े बनाए, ठीक है ना, छोटा छोटा पाउडर बना दिया काट के एकदम, और पीस दिया उसको। फिर उसके बाद अब उसको जब आप पानी में घोल के निकालते हैं तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसमें जो आप चाह रहे हैं कैफीन वही निकले, उसके अंदर और भी जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है वो भी उसके अंदर आ जाते हैं। तो अब उन सबको निकाल के अलग कर देना और कैफीन को क्या है, अलग कर देना, ठीक है ना, वो होता है आइसोलेशन। कैफीन को अलग कर रहे हैं और बाकी को अलग कर दे रहे हैं, तो वो हो जाता है आपका आइसोलेशन। फिर होता है आइडेंटिफिकेशन। जैसे कि मान लीजिए आपने ये केमिकल निकाल लिया, तो आप चेक करते हैं कि इसके अंदर क्या कैफीन है या नहीं है। वो चेक करने के लिए कुछ प्रोसेस होते हैं, वो हम लोग करते हैं, तो वो होता है आइडेंटिफिकेशन। उसके बाद आता है प्यूरिफिकेशन, यानी इसके अंदर कोई इम्प्योरिटीज़ वगैरह हैं तो उनको निकाल के अलग कर दिया जाए, तो वो होता है प्यूरिफिकेशन। अब ये इम्प्योरिटीज़ क्या है, ये कोई अनवांटेड सब्सटेंस इसके अंदर है जो हम चाहते हैं कि उसके अंदर ना हो, तो उसको निकाल के हम लोग अलग करते हैं, तो वो होता है कि हमारा प्यूरिफिकेशन। और ये सारी चीज़ें आप डिटेल से पढ़ने वाले हैं,
यहाँ पे इस सब्जेक्ट के अंदर आपको पढ़ाया जाएगा इम्प्योरिटीज़ क्या होता है और किस किस तरीके से इम्प्योरिटी आ सकती है, वो सब चीज़ें आप पढ़ने वाले हैं इसी चैप्टर के अंदर। तो ये आपको समझ में आ गया कि एक फ़ायदा क्या होगा अगर आप केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो एक चीज़ आप ये सीखेंगे, ठीक है ना, एक्सट्रैक्शन, आइसोलेशन, आइडेंटिफिकेशन, प्यूरिफिकेशन और भी बहुत सारे प्रोसेस हैं, ये सब चीज़ें आप सीखेंगे। और ये जो है ना, ये दवा बनाने के प्रोसेस होते हैं। फिर उसके बाद दवा को डिस्कवर करना है वो भी आप सीखेंगे, सेकेंड ईयर में नहीं बल्कि आगे जब आप पढ़ाई करेंगे तो केमिस्ट्री में। और क्या है, ड्रग फॉर्मुलेशन जो मैंने बताया आपको वो भी सीखेंगे आप। और क्या, हैंडलिंग ऑफ केमिकल एंड ग्लास वेयर से, और आपको ये भी बताया जाएगा, ये भी सिखाया जाएगा कोई भी केमिकल उसको कैसे हैंडल करना। केमिकल बहुत सारे बहुत डेंजरस होते हैं, जैसे कि HCl है, आपके ऊपर गिर जाए और वो क्या कंसंट्रेटेड हो, डाइल्यूटेड ना हो तो जला देगा आपको, समझ रहे हो। तो कैसे केमिकल्स को हैंडल करना है। या जो ग्लास वेयर्स हैं, ग्लास वेयर मतलब जो इंस्ट्रूमेंट वगैरह हैं, जो शीशे के क्या कहते हैं, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, बीकर है और भी जो चीज़ें होती हैं वो सब आती है ग्लास वेयर के अंदर, ठीक है ना। आपने देखा होगा लेबोरेटरी के अंदर बहुत सारे क्या है शीशे के वो सब होते हैं, कौन सा शीशा, बोरोसिलिकेट ग्लास के ज़्यादातर होते हैं, तो उसके बने हुए बहुत सारे अलग अलग इंस्ट्रूमेंट होते हैं, बहुत सारे कंटेनर वगैरह होते हैं, तो वो ग्लास वेयर में आते हैं। तो उनको कैसे हैंडल करना है कि वो टूटे भी नहीं, उनसे आपको कोई नुकसान न पहुँचे, तो वो भी सीखते हैं। ऐसे क्या एनालिटिकल टेक्निक्स जो है वो भी सीखते हैं, कैसे एनालिसिस किया जाए वो सारी चीज़ें भी आप सीखते हैं, ठीक है ना। ये जो पॉइंट्स है याद कर लीजिए, बाकी आप खुद बना देंगे, ठीक है ना। ये क्यों पढ़ाया जा रहा है केमिस्ट्री आपको, टू टीच दी स्टूडेंट एनालिटिकल टेक्निक्स विच रिक्वायर्ड फॉर एनालिसिस, ठीक है ना। वो टेक्निक्स आपको सिखाए जाते हैं जो एनालिसिस के लिए आपको ज़रूरी होते हैं। ऐसे कि आपको ट्रीटमेंट करना भी आता है, ये तो दवा वगैरह बना दिए, दवा के ज़रिए से ट्रीटमेंट करना भी आएगा, इसलिए कि आगे जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको बीमारियों के बारे में भी पढ़ना है बहुत शॉर्टली, और उन बीमारियों में कौन सी दवाएं देते हैं ये भी आपको पढ़ाया जाएगा आगे चैप्टर्स में, ठीक है ना। तो बीमारियों को क्या कैसे ट्रीट किया जाए वो भी आप इसके अंदर सीखते हैं, किस बीमारी में कौन सी सही दवा दी जाए वो भी सीखेंगे आप, ठीक। अब हम लोग पढ़ते हैं सोर्स एंड टाइप्स ऑफ एरर, ये आपके सिलेबस में पूछ रखा है, ठीक है ना, और ये एग्जाम में भी कई बार पूछा गया है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से पढ़िएगा। तो पहले समझते हैं कि एरर्स क्या होता है, फिर उसके सोर्स और उसके टाइप हम लोग पढ़ेंगे। पहले ये समझिए कि एरर क्या होता है, और आपने भी एरर को, इस वर्ड को तो कई बार देखा ही होगा, मोबाइल चलाते हैं, ठीक है ना, आपका क्या कहते हैं नेटवर्क कनेक्शन वीक है तो फिर क्या मान लिया जाता है एरर, समझ रहे हैं। तो और भी कई सारी जगहों पे देखा होगा, अगर आप लैपटॉप वगैरह कंप्यूटर वगैरह चलाते होंगे तो कई बार देखा होगा आपने एरर आ जाता है, लिखा हुआ आता है एरर। तो एरर क्या है केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है ना, द डिफरेंस बिटवीन द मेजर्ड एंड ट्रू वैल्यू इज कॉल्ड एरर, ठीक है ना। ये इसका क्या है, सिंपल डेफिनेशन है, द डिफरेंस बिटवीन द मेजर्ड एंड ट्रू वैल्यू इज कॉल्ड एरर। तो अब ये मेजर्ड वैल्यू क्या है और ट्रू वैल्यू क्या है इसको समझते हैं। तो सपोज दैट आप किसी चीज़ को क्या कर रहे हैं, आप वजन कर रहे हैं, ठीक है ना, आप क्या कर रहे हैं किसी चीज़ को वजन कर रहे हैं। ये एक तराजू होता था पहले इस टाइप का, ठीक है ना, तो आप इस पर कोई चीज़ रख रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे आपका क्या है जो वैल्यू है, यानी 1 ग्राम, 10 ग्राम, आधा किलो, 1 किलो, जो भी स्केल है वो आपने यहाँ पे रख दिया, ठीक। अब इसको आप वजन कर रहे हैं, तो आपने वजन किया, कोई भी सब्सटेंस आपने रखा है, ठीक है ना, तो ये आपका हो रहा है 1.5 kg, ठीक। ये आपने वजन किया तो इतना आया, लेकिन हमने उसको जो रखा है वो जो इसका असल वजन है वो पहले से तौला हुआ है, ठीक है ना, पहले से उसको मेजर किया गया है। मेजर मतलब होता है वजन करना, तौलना या नाप रहे हैं किसी चीज़ को, तो वो पहले से नापा हुआ है, ठीक है ना। तो आपने जब उसको नापा तो उसका वजन कितना आया 1.5 kg, लेकिन वो जो डब्बा है या जो सामान उस पर लिख के भेजा गया है, मान लीजिए कंपनी ने भेजा है कि ये हमारा जो हमने इसको भेजा है इसका वजन कितना है 1.6 kg, ठीक है ना, कितना है 1.6 kg। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कितना आ रहा है 100 ग्राम का आ रहा है तकरीबन। तो ये जो डिफरेंस है बीच, ठीक है ना, ये जो डिफरेंस आ रहा है इन दोनों के बीच में, इसी को बोलते हैं एरर, ठीक है ना। ये आपका मेजर्ड वैल्यू हो गया जो आपने अभी वजन किया, और जो इसका ट्रू वैल्यू है, जो एक्चुअल इसका जो क्या कहते हैं वैल्यू है, यानी असल में जो इसका वजन है वो कितना है 1.6 kg। तो ये क्या इसका ट्रू वैल्यू हो गया, ठीक, ये क्या है इसका ट्रू वैल्यू है, और ये इसका क्या है मेजर्ड वैल्यू है। इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है उसको बोलते हैं एरर। होप के आपको ये समझ में आ गया होगा। ऐसे ही मान लीजिए आप क्या किसी टेस्ट ट्यूब के अंदर किसी भी लिक्विड को या किसी केमिकल को नाप रहे हैं, ठीक है ना, नाप रहे हैं आप, तो वो पहले से नाप के रखा हुआ है कि ये क्या है 50 ml है, लेकिन आप जब उसको नाप रहे हैं तो वो 50 ml नहीं बल्कि वो आ जा रहा है आपका क्या कहते हैं मान लीजिए 49 ml आ जा रहा है या 48 ml आ जा रहा है।
तो ये जो बीच में गैप आ रहा है ना, तो जो असल में उसका जो वैल्यू है, जितना वो लीटर है 50 ml है, तो वो उसका क्या है, ट्रू वैल्यू है। और जो आप नाप रहे हैं और वो कम आ रहा है, ठीक है ना, या ज़्यादा आ जा रहा है, तो बीच का जो डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं एरर, ठीक है ना। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पढ़ते हैं कि ये अलग अलग टाइप के जो क्या कहते हैं सोर्स ऑफ एरर्स, ये टाइप नहीं है, इसको सोर्स कर लीजिए, ठीक है ना। सोर्स ऑफ एरर्स अलग, जो बड़े बड़े मतलब ये जो एरर है ये क्यों होता है, कैसे हो सकता है, जब आपको पता होगा कि ये एरर कैसे हो रहे हैं, क्या गड़बड़ियां हो रही हैं जिसकी वजह से एरर आ रहा है, तभी तो आप उसको कम कर पाएंगे। तो इसीलिए पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि सोर्स ऑफ एरर क्या है, यानी किन बातों की वजह से, किन चीज़ों की वजह से ये एरर आ रहा है, ठीक। तो यहाँ पे मेजर जो सोर्स है वो हमने लिया है। तो सबसे पहला क्या है, कैलिब्रेशन ऑफ वेइंग मशीन। जो आपकी वेइंग मशीन है उसके कैलिब्रेशन से एक प्रॉब्लम है। कैलिब्रेशन का मतलब क्या होता है, कैलिब्रेशन का मतलब होता है सर्विसिंग, समझ रहे हैं ना। सर्विसिंग आप बहुत अच्छे से समझते होंगे कि जो भी मान लीजिए आप गाड़ी चलाते हैं, तो जब उसको चलाते रहते हैं तो उसमें कुछ दिक्कतें आने लगती है, उसमें आवाज़ आने लगती है, उसमें गर्दो गुबार क्या कहते हैं, धूल डस्ट वगैरह भर जाते हैं। अब वो इतने अच्छे से स्पीड भी नहीं देती है, धुआं भी देने लगती है, और भी कई सारी दिक्कतें उसके अंदर आ जाती हैं, ठीक है ना। तो सर्विसिंग कराते हैं, तो जो सर्विसिंग होता है उसी को आप समझिए कि कैलिब्रेशन। ऐसे ही जो मशीनें होती हैं या जो तराजू होते हैं, ठीक है ना, नापने के लिए, वजन करने के लिए, ठीक, तो जो मतलब इंडस्ट्रीज़ के अंदर या लेबोरेटरीज़ के अंदर, तो उनको भी कैलिब्रेशन करने की ज़रूरत पड़ती है। वो यूज़ हो रहे हैं, उसमें मान लीजिए कोई केमिकल गिर गया, डस्ट वगैरह भी उसके अंदर आ रहे हैं, या उसके जो पुर्जे वगैरह हैं, जो पार्ट्स हैं वो घिस भी रहे हैं, तो अब अगर उसको सही नहीं कराया गया तो वो सही वैल्यू नहीं देते हैं, समझ रहे हैं ना। मान लीजिए वो बिल्कुल उसमें जंग पकड़ लिया, अब है तो वज़न उसका असल जो हम मान लीजिए हम वज़न कर रहे हैं, असल वज़न उसका क्या है 50 किलो है, लेकिन वो 50 किलो नहीं बता रहा है, वो कितना 89 किलो बता रहा है, इसलिए वो बहुत टाइट है, वो अच्छे से मूव नहीं कर पा रहा है। समझ में आ रही बात। तो कैलिब्रेशन आपको समझ में आ गया होगा कि जो मेंटेनेंस होता है या उसका सर्विसिंग होती है, उसकी साफ सफाई होती है, वो बार बार कराने की ज़रूरत होती है मशीनों की। यहाँ पे चाहे वेइंग मशीन हो, वेइंग मशीन मतलब वजन करने वाली मशीन, ठीक है। तो अगर उसमें डिले कर रहे हैं, मान लीजिए एक टाइम है कि आपको हर 2 महीने में कराना पड़ रहा है, आप उसको क्या 1 साल के बाद करा रहे हैं, तो अब वहाँ पे एरर आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ऐसे क्या इंस्ट्रूमेंटल एरर, इंस्ट्रूमेंटल एरर का मतलब क्या है, इनएक्यूरेसी इन द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट लीड्स टू एरर, ठीक है ना। जो आपका मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जिससे आप नाप रहे हैं, उसी के अंदर क्या इनएक्यूरेसी है, वही खुद एक्यूर नहीं, वही खुद ही क्या एक्यूरेट नहीं है, वो समझ रहे ना। वो क्या है, वो उसको मतलब ऐसा बनाया गया कि वो खुद ही एक्यूरेट नहीं बता रहा है, दूसरी मशीन से आप कंपेयर कर रहे हैं तो वो क्या है, वो उसके मुकाबले में वो गलत आ रही है मशीन, उसकी रीडिंग्स वगैरह गलत आ रही हैं, तो वो खुद जब मशीन ही खराब है तो वो सही से वैल्यू आपको कहाँ से देगी। ऐसे क्या है, इन्वायरमेंटल कंडीशन की वजह से भी एरर आते हैं। इन्वायरमेंटल कंडीशन की वजह से एरर कैसे आएंगे, चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है ना, जो आपका टेम्परेचर है उसमें चेंजिंग आ रही है, ह्यूमिडिटी यानी समझिए कि मतलब नमी है, मॉइस्चर है, या क्या कहते हैं, और एयर प्रेशर कैन इफेक्ट द एक्यूरेसी ऑफ मेजरिंग। जैसे कि मान लीजिए आप किसी चीज़ को क्या है वजन कर रहे हैं, ठीक है ना, आप वजन कर रहे हैं और फिर क्या है वहाँ पे नमी बहुत ज़्यादा है, तो कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो नमी के कांटेक्ट में आने से उसके साथ में क्या करते हैं, वो रिएक्शन कर लेते हैं। समझ में आ रही बात। जैसे आपने देखा होगा कि गिलास होता है वो ठंडा है, गिलास के अंदर आप ठंडा पानी रखते हैं, एकदम बाहर से उसके बाहर क्या है आप देखते हो छोटी छोटी बूंदें आ जाती हैं, तो वो कहाँ से आ रहा है, आपके इन्वायरमेंट से आ रहा है। ऐसे ही कोई सब्सटेंस ऐसा है जो उसके साथ में रिएक्शन कर ले रहा है, तो वो अपने अंदर वाटर का कंटेंट भी ले रहा है, तो उसकी वजह से उसका वजन बढ़ सकता है, ठीक है ना। या फिर क्या कहते हैं, एयर प्रेशर बहुत ज़्यादा है, जहाँ पे आप किसी चीज़ को नाप रहे हैं वहाँ पे एयर का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, तो भी क्या है तो भी क्या है मेजरमेंट में गड़बड़ी आ जाएगी, एरर आ जाएगा, ठीक है ना। ऐसे क्या है, ह्यूमन एरर की वजह से भी क्या है जो मतलब एरर होता है, ठीक है ना। ह्यूमन एरर क्या है, द पर्सन हैंडलिंग इंस्ट्रूमेंट इज नॉट एक्सपर्ट। मान लीजिए मैं हूँ, मैंने कभी वो मशीन चलाई नहीं, मैंने कभी वजन किया नहीं, अब मैं वजन कर रहा हूँ। मान लीजिए पहले ज़माने में तो आता था हाथ से, अब भी यूज़ होता है, हाथ में लेके ऐसे वजन कर रहे हैं, मैं उसको संभाल ही नहीं पा रहा हूँ। अब यहाँ पे कई बार ऐसा होता है कि बहुत मतलब छोटी अमाउंट को भी वज़न करना रहता है, उसको नापना रहता है लीटर में, तो वो हर एक के बस का नहीं होता है। हम उसमें क्या कर रहे हैं, मान लीजिए एक टेस्ट ट्यूब है, इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, डाल रहे हैं, मान लीजिए हमको करना है 40 ml तक, ठीक है ना, 40 ml करना है या 4 ml करना मान लीजिए। अब मैं डाल रहा हूँ तो कभी तो क्या है वो यहीं तक रह जा रहा है,
ठीक, अब हमने सोचा कि थोड़ा सा और डालें तो ये ऊपर आ जा रहा है, फिर मैंने निकाला तो फिर ये नीचे आ जा रहा है। समझ रहे, मुझे इतना एक्सपर्ट ही नहीं हूं मैं कर रहा हूँ तो ज़्यादा हो जा रहा है या कम हो जा रहा है। 40 ml करना है, हो ही नहीं पा रहा है मुझसे। समझ रहे हैं ना, ये तो मतलब मान लीजिए 40 ml है, मान लीजिए बहुत थोड़ा सा अमाउंट लेना है, 1 ग्राम में हमको 1 ग्राम लेना है, उसको मैं कर रहा हूँ तो कभी ज़्यादा हो जा रहा है कभी कम हो जा रहा है, तो इस तरीके से एरर आ जाएगा। इसलिए कि मैं खुद एक्सपर्ट नहीं हूँ उसको करने के लिए। या इसका एक एग्जांपल ये भी है कि इनकरेक्टली जीरोइंग द इंस्ट्रूमेंट। ऐसा आप देखते होंगे इलेक्ट्रिकल जो मशीनें आ गई हैं, ठीक है ना, क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक जो मेजरिंग मशीनें हैं, उसमें ऐसा होता है कि मान लीजिए आपने इसके ऊपर कोई कंटेनर रख दिया, फिर उसके बाद आप बटन दबा देते हैं तो वैल्यू 0 हो जाता है। हालांकि इसके ऊपर आपने सामान रखा है, लेकिन फिर भी क्या इधर कुछ भी नहीं रखा है तब भी वो बराबर दिखाता है। इसलिए उसके अंदर ऐसा सिस्टम होता है, आपको मालूम होगा कि जब वो बटन एक आता है दबा देंगे तो वो 0 कर देगा। अब दोनों नॉर्मल है, हालांकि इसके ऊपर आपने एक किलो का भी रखा हो, लेकिन फिर भी क्या अब 0 दिखाता है। फिर जब सामान रखते हैं तब उसका वजन वो दिखाता है। तो ये ऐसी मशीनें आ गई हैं। तो आपने क्या किया, 0 को दबाया नहीं, आपने कोई सामान तौलना था और क्या कहते हैं डिजिटल मशीन थी वो इलेक्ट्रॉनिक वाली, तो उस पर आपने अपना जो कंटेनर था वो रख दिया और उसका रखने के बाद 0 नहीं किया, वैसे उसमें सामान रख दिया और आप कह रहे हैं कि सामान की जो क्या कहता है जो वजन है वो 1 किलो है, हालांकि उसमें 50 ग्राम या 100 ग्राम क्या है वजन तो उसका बर्तन का था। तो ये भी एक गलती हो सकती है। ये मतलब जो एक्सपर्ट लोग नहीं है वही करेंगे। ऐसे क्या फ्लक्चुएशन ऑफ स्केल रीडिंग, कई बार ऐसा होता है कि एयर प्रेशर की वजह से, या मान लिया आप ऐसी जगह पे कर रहे हैं जहाँ पे क्या डीजे चल रहा है बहुत तेज, तो उसका इफेक्ट पड़ता है। वो जो मशीन आप नाप रहे हैं उसमें फ्लक्चुएशन आ जा रहा है, कभी ऊपर कभी नीचे, वो रुक नहीं पा रही है मशीन, या हवा का प्रेशर है बहुत तेज उसकी वजह से, या कुछ भी कोई भी दिक्कत है जिसकी वजह से मशीन में या मशीन खराब है, फ्लक्चुएशन हो रहा है कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। ऐसे क्या फ्रिक्शन इन मूविंग ऑब्जेक्ट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट कैन लीड टू एरर। ये समझिए क्या है, ये फ्रिक्शन का मतलब होता है रगड़, ये तो आपने पढ़ा होगा फ्रिक्शन का मतलब होता है रगड़, ठीक है ना। तो क्या करते हैं आपकी जो मशीन है, मान लीजिए उसमें कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जो मूव कर रहा है, मान लीजिए ये है, कभी ऊपर आता है, ये नीचे होता है, मूव करता है ना, ये पेंडुलम की तरह से होता है। मान लीजिए ये वाला तराजू है तो ऊपर नीचे होता है, उसको मूव करना रहता है। अब जो मूव करने वाला ऑब्जेक्ट है वो किसी चीज़ से टकरा रहा है, ठीक है ना, मान लीजिए उसके जिस पे उसको लगाया गया उसमें कुछ फंस गया, वो टकरा रहा है, अच्छे से मूव नहीं कर पा रहा जैसे उसको करना चाहिए। तो फ्रिक्शन इन द मूविंग ऑब्जेक्ट, जो मूव करने वाला ऑब्जेक्ट है उसमें रगड़ आ जा रहा है, तो उसकी वजह से भी क्या है एरर आएगा, वो अच्छे से मूव नहीं कर पाएगा, सही से आपको क्या वैल्यू नहीं बताएगा वो। ऐसे क्या डस्ट पार्टिकल इन द एयर में एडहेयर टू द बैलेंस एंड कैन लीड टू एरर। ऐसे कह रहे हैं कि जो डस्ट पार्टिकल्स वगैरह हैं जो आपके इन्वायरमेंट के अंदर है, एयर के अंदर है, वो जाके एडहेयर हो सकते हैं, एडहेयर मतलब चिपकना, ठीक है ना, वो आपके बैलेंस से आपके तराजू से जाके चिपक गए, अब वो क्या है डिस्टर्ब कर रहा है। मान लीजिए बहुत सारा इतना सारा डस्ट आके चिपक गया है, तो जाहिर सी बात है, और हमको छोटा अमाउंट क्या कहते हैं छोटा अमाउंट मेजर करना है, वैल्यू करना है, तो दिक्कत तो करेगा ना, बड़े अमाउंट में पता नहीं चलता है। ऐसे क्या है ग्रेविटी जो होती है वो भी हमारे बैलेंस को इफेक्ट करती है, ठीक है ना। ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हर जगह सेम नहीं रहता है। आप क्या कहते हैं नॉर्मल जगहों पे हैं तो वहाँ पे वो अलग होता है, हिली एरिया में जाते हैं, पहाड़ी इलाके में जाते हैं तो वहाँ पे उसका इफेक्ट अलग होता है ग्रेविटेशनल फोर्स का। तो जैसा भी वहाँ पे इफेक्ट है उसके हिसाब से फिर क्या है क्या कहते हैं रिकैलिब्रेशन करने की ज़रूरत होती है मशीन को, ठीक है ना। वहाँ जाके फिर से आप उसको सेट करेंगे तब वहाँ पर आप उसको वजन करेंगे, ठीक। और क्या है सम टाइम इवन स्टैंडर्ड वेट्स हैव एरर। ऐसे कई बार ऐसा होता है कि जो स्टैंडर्ड वेट्स हैं उन्हीं के अंदर एरर होता है। मान लीजिए आपके पास बटखरा देखा होगा, जैसे कि इधर हम लोग रखते हैं 50 ग्राम का रखा, अब ये 50 ग्राम तो कह तो रहे हैं लेकिन है ये 45 ही ग्राम। कई बार जो मतलब क्या कहते हैं जो काम करने वाले लोग होते हैं, जो सामान बेचने वाले लोग होते हैं, वो क्या करते हैं उसके नीचे से लोहे को काट देते हैं थोड़ा सा, ऊपर से देखेगा 50 ग्राम है लेकिन वह है 45 ग्राम, ठीक है ना। तो ये भी होता है। तो ये कह रहे हैं कि जो हमारे स्टैंडर्ड वेट्स हैं उसी के अंदर क्या है कमी है। या ये भी हो सकता है जैसे कि मान लीजिए ये क्या कहते हैं हमारा नेशनल सिलेंडर है या टेस्ट ट्यूब है जिससे हम लोग नाप रहे हैं, ठीक, उस पर लिखा रहता है ये कि ये कितना है। यहाँ पे मान लीजिए लिखा हुआ है कि 10 ml, लेकिन ये 10 ml है ही नहीं, यहाँ पे 9 ही ml हो रहा है लेकिन लिखा हुआ गलत, तो इसकी वजह से भी क्या है मतलब दिक्कत हो सकती है, एरर आएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एरर, ठीक है ना। ये आपने सोर्स पढ़ लिया कि किस किस तरीके से एरर आ सकता है। अब इसके क्या टाइप्स हैं, तो तीन इसके मेन टाइप्स हैं। एक है डिटर्मिनेट एरर, क्या है
डिटर्मिनेट एरर, दूसरा है इनडिटर्मिनेट एरर और तीसरा है ग्रॉस एरर। डिटर्मिनेट एरर को हम लोग सिस्टेमिक एरर भी बोलते हैं, ऐसे जो इनडिटर्मिनेट एरर है उसको रैंडम एरर भी बोलते हैं, और तीसरा होता है ग्रॉस एरर। ठीक, ये देखिए याद करने का जो तरीका होता है ना, ये नहीं कि एक बार पूरा ऐसे याद करना, नहीं, जो इसके पहले टॉपिक्स हैं उसको दिमाग में बिठाइए, फिर आप सोचिए, खुद से दिमाग लगाइए कि ये क्या हो सकता है। समझ रहे हैं ना, याद करने का ट्रिक बता रहा हूँ आपको। ये नहीं कि एक तरफ से उठाया बैठ के रट रहे हैं, खासतौर से लड़कियां ऐसा करती हैं कि वो मतलब ना पकड़ लिया तो ले पूरे किताब की किताब रट लेती हैं। रटना इतना फायदेमंद नहीं होता। आपको क्या है मतलब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो हो सकता है आपको फायदा पहुंचाए, लेकिन आप अगर उसको समझ नहीं रही हैं, खुद से अपने दिमाग को ऐसा मतलब बनाइए कि वो चीज़ों को समझ के याद कर ले, रटने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत ना पड़े। हाँ, कुछ चीज़ें होती हैं जिसको रटना पड़ता है, लेकिन कुछ चीज़ें बहुत सारी ऐसी होती हैं जिनको रटने की ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए उनको रटा मत करिए बहुत ज़्यादा। जैसे कि मान लीजिए फार्माकोग्नोसी है, अब उसकी क्या है फैमिली, केमिकल्स, क्या कहते हैं, किस क्लास से वो बिलोंग करता है, वो सब रटने की ज़रूरत पड़ेगी, उसको रटिए, वो तो भूल जाएगा बार बार। लेकिन अब ये सब जो चीज़ें हैं थ्योरी वाली, तो इसको रटना मेरे समझ में नहीं आता, नहीं रटना चाहिए। बस ये कि इंग्लिश थोड़ी सी अपनी स्ट्रॉन्ग करिए और उसको बनाने की खुद से कोशिश करिए। तो डिटर्मिनेट एरर क्या होता है? एक ऐसा एरर होता है कि जिसके रीज़न क्या है उस आदमी को मालूम है, जो एनालिसिस कर रहा है या दवा बना रहे हैं आप या कोई चीज़ को नाप रहे हैं, तो आपको किसी न किसी हद तक मालूम है कि गलती कहाँ पे हो रही है। समझ रहे हैं ना, तो वो होता है डिटर्मिनेट एरर, और इसको क्या है प्रिवेंट किया जा सकता है या मिनिमाइज किया जा सकता है, क्योंकि आपको किसी न किसी हद तक मालूम है। अब ये दो तरीके का होता है, ठीक है ना, जो डिटर्मिनेट एरर है दो तरीके का होता है। इसके एग्जाम्पल भी देखते हैं। तो एक होता है पर्सनल एरर, यानी मैं एनालिसिस कर रहा हूँ और मैं गलती कर रहा हूँ, मुझे मालूम भी है कि मैं क्या गलती कर रहा हूँ, तो उसको रोका जा सकता है, ठीक है ना। मैं क्या अभी सो के आया, नींद भी पूरी नहीं थी, मैं सुस्ती के साथ में केयरलेस होकर काम कर रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है खराबी तो आएगी ही, एरर आएगा, ठीक है ना। तो दिस टाइप ऑफ एरर अकर्स ड्यू टू द केयरलेसनेस, ठीक है ना, केयरलेसनेस ऑफ एनालिस्ट। जो एनालिस्ट है, एनालिस्ट मतलब जो एनालिसिस कर रहा है, जो चीज़ों को नाप रहा है, वजन कर रहा है, ठीक है ना, टाइट्रेशन वगैरह कर रहा है जो भी, तो जो एनालिस्ट है उसके केयरलेसनेस की वजह से, उसकी लापरवाही की वजह से, उसकी सुस्ती की वजह से ये एरर वाक़ई होता है, ये एरर होता है। जैसे कि क्या कहते हैं, जो चीज़ों को नाप रहा है वो ढंग से नाप ही नहीं रहा है, ऐसे ही उठा के इधर उधर छिड़क दिया जल्दी जल्दी में, तो जाहिर सी बात है, अगर मिस्टेक किया तो वहाँ अब जाहिर सी बात है एरर आएगा। तो ये क्या उसका पर्सनल गलती की वजह से हो रहा है, तो उसको भी कम किया जा सकता है। और एक होता है इंस्ट्रूमेंटल एरर। दिस टाइप ऑफ एरर अकर्स ड्यू टू द एरर इन इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट ही खराब है, ठीक है ना, मेरा माइक ही खराब है तो आवाज़ तो खराब आएगी ही आपको, ठीक। तो क्या कहते हैं, इंस्ट्रूमेंट के अंदर एरर है, जो हम लोग मतलब एनालिसिस के अंदर यूज़ कर रहे हैं, चीज़ों को नापने के लिए, वजन करने के लिए, मिलाने के लिए, जो भी, ठीक है ना, तो उसके अंदर अगर एरर है तो फिर क्या होगा, एरर आएगा, तो उसको भी क्या है दूर किया जा सकता है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल मेजरिंग वैल्यू आर नॉट, ये नॉट NOT वाला नहीं है, बस इतना ही रखिए, ठीक है ना, NOT बस। जो मेजरिंग वैल्यू हैं जो उस पर मेंशन है किसी भी, क्या तो मान लीजिए मेजरिंग सिलेंडर है, ठीक है ना, मेजरिंग सिलेंडर है या नेसलर सिलेंडर है, इस पर क्या कहते हैं लिखा हुआ है जो वैल्यू अभी मैंने बताया, तो वो क्या सही से नहीं लिखा गया है, ठीक है ना। जो मेजरिंग वैल्यू है यहाँ पे 10 हो रहा है, यहाँ पे 15 हो रहा है, लिखा रहता है लेकिन ये हो रहा है 14 ही, लेकिन लिख दिया इसको 15, ठीक है ना, तो अब गड़बड़ी तो होगी, तो वो सही से नहीं लिखा गया है, तो उसकी वजह से भी क्या कहते हैं, तो उसकी वजह से एरर आता है। तो इस एरर को भी हम लोग ठीक कर सकते हैं, इसको बदल दीजिए, दूसरा आप यूज़ करिए। दूसरा होता है इनडिटर्मिनेट या रैंडम एरर। ये ऐसा एरर होता है ना कि ये मतलब आदमी को पता नहीं चल पाता है, पहले से प्रिडिक्टेबल नहीं है, इसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है, अचानक से हो सकता है ये, ठीक है ना। जैसे और इसको पहचानना भी थोड़ा मुश्किल होता है। जैसे कि मान लीजिए एकदम से क्या इन्वायरमेंट के अंदर फ्लक्चुएशन आ गया, ठीक है ना, मान लीजिए यहाँ पे कोई काम कर रहा हूँ और एकदम से आके कोई बहुत तेज चिल्लाया और मेरा हाथ हिल गया, समझ रहे हैं ना, तो अब उसके अंदर क्या है, मैं नाप रहा था वो उसमें कमी ज़्यादती हो गई, या एकदम से कोई बहुत तेज़ लाके मेरे यहाँ पे कोई डीजे चलाने लगा, या मान लीजिए एकदम से क्या कहते हैं अर्थक्वेक आ गया, जलजला आ गया, चीज़ें हिलने लगी, समझ रहे हो। तो कोई भी ऐसा मतलब कारण जो पहले से हम लोग प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं और जिसको मतलब हमारा कंट्रोल भी नहीं है, हम उसको आइडेंटिफाई भी नहीं कर पा रहे थे कि ये हो सकता है ऐसा, तो उसको रोकना मुश्किल है। जैसे कि मान लीजिए क्या कहते हैं अर्थक्वेक है, उसको हम लोग थोड़ी रोक सकते हैं, अब तो वो आ गया, उसकी वजह से अगर कोई एरर आता है, मतलब ऐसी चीज़ें जो हम पहले से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं, तो वो जो एरर होता है उसको बोलते हैं इनडिटर्मिनेट एरर, ठीक है ना। इसका रीज़न हमको पहले से अननोन होता है, बाद में पता चलता है वो तो।
और तीसरा होता है ग्रोस एरर। ये जो दोनों एरर हैं अगर वो एक साथ मिल जाएं तो उसी को हम लोग बोलते हैं ग्रोस एरर। या आप ये भी कह सकते हैं कि ऐसा बड़ा मिस्टेक जिसको बहुत आसानी से पता भी किया जा सके और जिसकी वजह से बहुत मतलब ज़्यादा सीरियस गड़बड़ी आ जाए, उसको बोलते हैं ग्रोस एरर, ठीक है ना। और ज़्यादातर बुक्स के अंदर यही लिखा हुआ है कि जब ये दोनों एरर्स हैं जो डिटर्मिनेट और क्या कहते हैं इनडिटर्मिनेट एरर, दोनों तरह के एरर एक साथ मिल जाते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं ग्रोस एरर, ठीक है ना। और इसको ना आसानी से क्या कहते हैं आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं और इसको अवॉइड भी कर सकते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि नोटेशन मिस्टेक हो गया। नोटेशन मिस्टेक का मतलब क्या है, जैसे कि मान लीजिए ये कोई क्या कहते हैं कंटेनर है, ठीक है ना। इसके अंदर आपने रखा है कुछ और, आपने इसके अंदर मान लीजिए क्लोरीन रखा है लेकिन इस पर लिख दिया क्या HCl। समझ में आ रही बात? इसके अंदर रखा कुछ और है और लिख कुछ और रहा है। या मान लीजिए HCl इसके अंदर रखा हुआ है और आपने लिख दिया उस पर H2SO4, ठीक है ना। अब H2SO4 लिख दिया, अब किसी आदमी को चाहिए था H2SO4 और ला के इसको डाल देगा, है असल में क्या है वो HCl। तो ये नोटेशन मिस्टेक की वजह से भी क्या है गड़बड़ी आ सकती है और ये बहुत बड़ी गड़बड़ी है, इसको रोका जा सकता है। ऐसे कैलकुलेशन एरर, ठीक है ना, कैलकुलेशन करना नहीं आ रहा तो उसकी वजह से भी गड़बड़ी हो सकती है। अभी कैलकुलेशन एरर तो एक तो नॉर्मल कोई भी टाइप है, जैसे मान लीजिए मुझे मैथ बिल्कुल नहीं आती है। दूसरा एक सिग्निफिकेंट फिगर होता है जो आगे आप पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो अगर आपको नहीं आता ना तो आप मान लीजिए छोटे छोटे अमाउंट्स जो पॉइंट्स में हैं उसको आप क्या कहते हैं कैलकुलेट कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, जोड़ रहे हैं, आपस में उसको घटा रहे हैं, ठीक है ना। एडिशन सब्सट्रैक्शन वगैरह कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कर रहे हैं, उसका थोड़ा कैलकुलेशन में थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत पड़ती है, वो आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो वो आपको नहीं आ रहा है तो भी गड़बड़ी हो जाती है। ऐसे क्या रॉन्ग सैंपल साइज, ठीक है ना। आपने 2 सैंपल लेना है, जैसे कि आपको लिमिट टेस्ट करना, आगे आप पढ़ने वाले हैं, आपको सैंपल लेना था 10 ml लेकिन आपने क्या लिया 15 ml ले लिया। अब आप उसके ज़रिए से जो एनालिसिस करेंगे वो गड़बड़ होगा यार। आपको जो बताया गया था कि ये आपको 10 ml लेना है, इसके अंदर आपको 2 ड्रॉप डालने थे HCl के, आपने लिया 15 ml और HCl के आपने 15 ml डाल दिए, तो गलत होगा ना, सैंपल ही आप गलत ले रहे हैं। ऐसे क्या है जो इंस्ट्रूमेंट है उसको ऑपरेशन को समझ नहीं पाया, ठीक है ना। मान लीजिए कोई दवा बन रही है, उसकी मशीनें होती हैं बहुत सारी, उसमें किस मशीन को कैसे चलाना है, कैसे ऑपरेट करना है वो नहीं समझ पा रहा है, कोई नया आदमी है, तो भी ये क्या कहते हैं ग्रोस एरर आ सकता है। ऐसे ट्रांसक्रिप्शन मिस्टेक की वजह से भी ग्रोस एरर आ जाता है। ट्रांसक्रिप्शन मिस्टेक का मतलब ये होता है कि मैंने किसी को बोला कि आपको ये चीज़ ला के उसमें डालना है, मैंने बोला कुछ, उसने समझ लिया कुछ, ठीक है ना। अब इसका एग्जाम्पल क्या है, मैंने उससे कहा कि आप KCl डाल दो, पोटेशियम क्लोराइड डाल दो किसी भी जगह पे। अब ये कम थोड़ा बोला जाता है तो मैंने बोला उसको KCl, उसने सुन लिया HCl, ठीक है ना। तो अब क्या कहते हैं KCl की जगह HCl डालेगा तो चीज़ तो गड़बड़ी होगी ना, तो मिस्टेक आएगा। तो यही है ट्रांसक्रिप्शन मिस्टेक में, बोल कुछ और रहा था उसने कुछ और सुन लिया, या वो लिख रहा था मैंने कहा कि ये लिखो, उसने उसकी जगह पे कुछ और सुन के लिख दिया। तो ये ट्रांसक्रिप्शन मिस्टेक की वजह से भी क्या है ग्रोस एरर आता है, ठीक है ना। उसके बहुत सारे एग्जांपल्स आप सेकेंड ईयर में पढ़ने वाले हैं कि जैसे कि जो डॉक्टर होता है वो क्या है, बहुत सारे डॉक्टर ऐसे होते हैं कि वो खुद से प्रिस्क्रिप्शन नहीं लिखते हैं, बल्कि आप उनका जो क्या कहते हैं हेल्पर है या जो भी है उसको कहते हैं कि लिखो, तो ये बोल रहे हैं वो लिख रहा है, ये बोल कुछ और है वो लिख कुछ और दिया, और जो दवा क्या है गलत दे दी जाती है उसको, तो वहाँ पे प्रिस्क्रिप्शन एरर हो जाता है। समझ रहे हैं ना, यहाँ पे क्या है एरर हो रहा है, यहाँ तो क्या है नॉर्मल एरर है, वहाँ पे प्रिस्क्रिप्शन एरर हो जाता है ट्रांसक्रिप्शन मिस्टेक की वजह से। मुझे लग रहा है कि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है और मुझे लगता है कि आप भी थक चुके होंगे और मैं भी तकरीबन थक चुका हूँ अब। तो चलिए इसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ते हैं और इसके साथ में सिग्निफिकेंट फिगर भी पढ़ेंगे। फिर तीसरे पार्ट में हम लोग क्या है लिमिट टेस्ट पढ़ के इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो अगर ये हमारी कोशिश आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।